आज हम बात करने वाले हैं बियॉन्ड गुड एंड ईवल बाय फ्रीडरिच नीचर। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां हम अपने नैतिक सच को भीड़ से उधार लेकर जीते हैं और फिर उसे ही अपना चरित्र समझ लेते हैं। सच बताऊं, यह किताब आसान नहीं है, और अगर आप सिर्फ मोटिवेशन ढूंढने आए हैं तो यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि नीचर आपको सहलाने नहीं आया, वह आपके अंदर की आराम कुर्सी खींचने आया है। वह पूछता है, क्या सच में जो तुम अच्छा कहते हो वह तुम्हारा अपना है? और यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना है नहीं, क्योंकि अगर जवाब नहीं हुआ तो आपकी पूरी नैतिक इमारत किराए की निकलेगी। नीचर कहता है, सपोजिंग ट्रूथ इज अ वुमन, व्हाट देन? वह सच को औरत की तरह बताता है जिसे पाने के लिए सिर्फ तर्क नहीं, साहस चाहिए। सरल हिंदी में समझिए, सच कोई सीधी रेखा नहीं है, वह जिद्दी है, छिपती है, खेलती है। और आप अक्सर सच नहीं, अपनी सुविधा ढूंढते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन यही शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो क्या सही गलत कुछ होता ही नहीं? होता है, लेकिन नीचर कहता है कि ज्यादातर लोग सही इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें डर है। समाज से बाहर हो जाने का डर, अस्वीकार हो जाने का डर, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने डर को नैतिकता का नाम दे देते हैं। आप भी दे चुके हैं, है ना? किताब का पहला बड़ा वार दर्शन पर है। नीचर उन दार्शनिकों पर हमला करता है जो दावा करते हैं कि वे सत्य के खोजी हैं। वह कहता है, वे भी अपने पूर्वाग्रहों को तर्क का कपड़ा पहनाकर बेचते हैं। एवरी ग्रेट फिलॉसफी इज द कन्फेशन ऑफ इट्स ओरिजिनेटर। मतलब हर दर्शन उसके रचिता का निजी स्वीकार है। यानी जब कोई आपको सार्वभौमिक सत्य बताता है तो असल में वह अपना मन खोल रहा होता है, और अगर आप बिना सोचे उसे मान लेते हैं तो आप अपना मन बंद कर रहे हैं। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप दूसरों की सोच पर जीते रहेंगे तो आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी, आप बस एक प्रतिक्रिया बनकर रह जाएंगे। यह डरावना है, लेकिन सच है। नीचर फ्री स्पिरिट की बात करता है, मुक्त आत्मा, पर यह आजादी फेसबुक पोस्ट वाली आजादी नहीं है। यह दर्दनाक है, क्योंकि मुक्त आत्मा को अकेलापन झेलना पड़ता है, उसे अपने पुराने विश्वास तोड़ने पड़ते हैं। और सच बताऊं, आप अपने विश्वासों से प्यार करते हैं, भले वे आपको बांधते हों। किताब में वह बार बार विल्तर पावर की बात करता है। यह शब्द सुनकर लोग समझते हैं कि वह सत्ता या हिंसा की बात कर रहा है, लेकिन नहीं। वह कहता है कि हर जीव के अंदर बढ़ने, खुद को पार करने, विस्तार करने की एक इच्छा होती है। यही असली शक्ति है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी महसूस किया है कि अंदर कुछ और बनना चाहता है, लेकिन आपने उसे दबाया है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर कहता है कि नैतिकता दो तरह की होती है, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी वह है जो खुद अपने मूल्य बनाती है। स्लेव मोरालिटी वह है जो प्रतिक्रिया में बनती है। जब कोई कमजोर व्यक्ति ताकतवर से नफरत करता है और कहता है विनम्रता ही असली अच्छाई है, तो वह अपने डर को गुण घोषित कर रहा होता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी कमजोरी को आदर्श बनाकर खुद को सांत्वना दी है? किताब बार बार यह बताती है कि सच्चा विकास तब शुरू होता है जब आप अपने विश्वासों पर शक करना शुरू करते हैं। लेकिन यही समस्या है। हम स्थिरता चाहते हैं, हम निश्चितता चाहते हैं। अनिश्चितता हमें डराती है, और नीचर उसी डर में आपको धकेल देता है। एक जगह वह लिखता है, ही हु फाइट्स विद मॉन्स्टर्स शुड लुक टू इट दैट ही हिमसेल्फ डज नॉट बिकम अ मॉन्स्टर। सरल शब्दों में, अगर आप बुराई से लड़ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि खुद बुरे न बन जाए। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि जब आप किसी चीज के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप धीरे धीरे उसी की भाषा सीख लेते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जिस चीज से आप नफरत करते हैं, कभी कभी आप उसी जैसे बन जाते हैं। अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी। नीचर भीड़ के खिलाफ है, लेकिन वह अराजकता का समर्थक नहीं है। वह कहता है, खुद सोचो, खुद बनाओ, खुद टूटो, और फिर खुद बनो। यह आसान नहीं है। मैंने खुद जब पहली बार इस किताब को पढ़ा तो लगा कि यह आदमी सब कुछ तोड़ देना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, वह तोड़कर नया बनाने की बात कर रहा है। आप सोच रहे होंगे, तो फिर हम क्या करें? पहला कदम है, अपने विश्वासों को लिखिए। फिर पूछिए, यह मेरा है या उधार लिया हुआ? अगर जवाब नहीं मिला तो मत घबराइए, घबराहट ही शुरुआत है। नीचर धर्म, नैतिकता, दर्शन सबको सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। वह कहता है कि जब तक आप डर से संचालित हैं तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं, और अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप जीवित नहीं, बस संचालित हैं। यहां एक छोटी जीत होती है। जब आप पहली बार अपने ही विचार पर शक करते हैं और उसे फिर भी छोड़ते नहीं बल्कि जांचते हैं, वहीं से विकास शुरू होता है। लेकिन अगर आप वापस भीड़ में भाग गए तो समझिए आपने मौका खो दिया। और सच यह है कि ज्यादातर लोग भाग जाते हैं
किताब का असली खतरा यही है, यह आपको चैन से नहीं रहने देगी। यह आपके हर नैतिक फैसले के पीछे की मंशा को खोल देगी। और अगर आपने देखा कि आपके अच्छे काम भी मान्यता पाने की भूख से भरे हैं, तो आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब यह कहानी नहीं रही, यह आप हैं। नीचर कहता है कि महानता अकेलेपन में पैदा होती है। भीड़ आपको सुरक्षा दे सकती है, पर ऊंचाई नहीं। और अगर आप सिर्फ सुरक्षा चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर अंदर कहीं एक बेचैनी है कि मैं जो हूं उससे ज्यादा हो सकता हूं, तो यहीं से सफर शुरू होता है। और यहीं से असली समस्या भी। क्योंकि जब आप अपने मूल्यों को खुद बनाना शुरू करेंगे, तो एक दिन आपको यह महसूस होगा कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है। और शायद वही पल सबसे खतरनाक होगा। आपको याद है, हमने बात वहीं छोड़ी थी जहां इंसान अपने ही बनाए हुए नैतिक ढांचे से बाहर निकलने की हिम्मत करता है, और उसी पल उसे एहसास होता है कि अब वापसी आसान नहीं है। सच बताऊं, यहीं से असली आग शुरू होती है। नीचर इस किताब में एक और गहरी चोट करता है। वह कहता है कि इंसान सच्चाई से ज्यादा सुरक्षा चाहता है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम खुद को सच्चाई का खोजी समझते हैं। लेकिन अगर सच्चाई हमारे रिश्ते, हमारी छवि, हमारी सामाजिक पहचान हिला दे, तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं। आपने भी किया है। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने सच जानते हुए भी चुप्पी चुनी है? वह लिखता है, कन्विक्शंस आर मोर डेंजरस एनिमीज ऑफ ट्रूथ देन लाइज। मतलब झूठ से ज्यादा खतरनाक आपकी पक्की मान्यताएं हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि झूठ को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जब आप किसी विश्वास से जुड़ जाते हैं, तो आप उसे बचाने लगते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। और अगर आपने अपने विश्वासों की जांच नहीं की, तो आपकी जिंदगी किसी और की पटकथा बन जाएगी। नीचर कहता है कि ज्यादातर नैतिक प्रणालियां डर से पैदा हुई हैं, खासकर वह जिसे वह स्लेव मोरालिटी कहता है। जब कमजोर लोग ताकतवर को सीधे चुनौती नहीं दे पाते, तो वे एक नया नैतिक खेल बनाते हैं, जहां विनम्रता, आज्ञाकारिता, त्याग को सर्वोच्च गुण घोषित कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या विनम्रता गलत है? नहीं, लेकिन अगर वह आपकी कमजोरी को ढकने का तरीका बन जाए, तो वह गुण नहीं, बचाव है। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। जब आप कहते हैं, मुझे लीडर नहीं बनना, मैं तो साधारण रहूंगा, तो क्या यह सच में आपकी पसंद है, या असफल होने का डर? अगर आपने यह सवाल खुद से नहीं पूछा, तो आगे मत सुनिए। नीचर विल्टर पावर को और गहराई से समझाता है। वह कहता है कि जीवन खुद को विस्तार देना चाहता है। हर जीव, हर विचार, हर संस्कृति सब बढ़ना चाहते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब यह शक्ति दबा दी जाती है। जब समाज कहता है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत बढ़ो, बस फिट हो जाओ, और आप फिट हो जाते हैं, क्योंकि अलग दिखना खतरा है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह आधुनिक विचारकों पर भी हमला करता है। वह कहता है कि जो लोग खुद को निष्पक्ष कहते हैं, वे भी अपने अंदर छिपे मूल्य से संचालित होते हैं। देयर आर नो मॉरल फिनोमिनर एट ऑल, ओनली अ मॉरल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनोमिनर। सीधे शब्दों में, कोई घटना नैतिक नहीं होती, हम उसे नैतिक बना देते हैं। यानी अच्छाई और बुराई घटनाओं में नहीं, आपकी व्याख्या में है। और अगर आपकी व्याख्या उधार की है, तो आपका पूरा निर्णय तंत्र उधार का है। अब यह लाइन आपको हिला सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जो गलत समझते हैं, वह शायद सिर्फ आपके संस्कार का परिणाम है। और अगर आप कभी उस संस्कार के बाहर नहीं निकले, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप शर्तबद्ध हैं। मैंने जब इसे पहली बार समझा, तो थोड़ा डर लगा कि जमीन खिसक रही है, क्योंकि अगर सही गलत स्थिर नहीं है, तो फिर मैं किस पर खड़ा हूं? लेकिन यही तो नीचर चाहता है कि आप अस्थिर हों, क्योंकि स्थिरता अक्सर जड़ता होती है। वह फिलोसोफर्स ऑफ द फ्यूचर की बात करता है, ऐसे लोग जो पुराने मूल्यों को चुनौती देंगे। लेकिन वह चेतावनी भी देता है, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं, तो समाज आपको असहज कहता है, विद्रोही कहता है, कभी कभी पागल भी। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए चुप्पी चुनी क्योंकि आप अलग नहीं दिखना चाहते थे? अगर हां, तो समझ लीजिए आपने अपनी शक्ति गिरवी रख दी। नीचर एक और गहरी बात कहता है, इंसान अपने दर्द को भी अर्थ देना चाहता है, इसलिए वह नैतिक कहानियां बनाता है। मैं दुखी हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं। यह कहानी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यह आपको मजबूत नहीं बनाती, यह आपको संतुष्ट बनाती है। और संतुष्टि अक्सर विकास की दुश्मन होती है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने दुख को पहचान की तरह पकड़ लिया, तो आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप उसे बचाएंगे, और तब आपकी पूरी जिंदगी उस कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। नीचर बार बार कहता है, खुद को पार करो, बिकम हु यू आर। यह वाक्य जितना सरल है, उतना ही भारी। इसका मतलब है, अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानो, उन्हें दबाओ मत। लेकिन यही लोग डर जाते हैं, क्योंकि खुद को पार करना मतलब अपने पुराने रूप को मारना।
अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। जब आपने आखिरी बार अपने आराम क्षेत्र को तोड़ा था, या आप अभी भी वही हैं जो 5 साल पहले थे? अगर जवाब हां है, तो यह किताब आपको झकझोरने आई है। नीचर यह भी कहता है कि हर महान व्यक्ति के अंदर विरोधाभास होते हैं। वह साफ सुथरा नैतिक रूप से परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि रचनात्मकता अव्यवस्था से निकलती है। लेकिन समाज आपको सिखाता है साफ रहो, सीधा रहो, सुरक्षित रहो, और आप सुरक्षित रह जाते हैं, पर छोटे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपने महान बनने की जगह स्वीकार्य बनने का चुनाव किया है। यहां एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार किसी पुराने विश्वास को छोड़ते हैं, बिना अपराध बोध के। जब आप कहते हैं शायद मैं गलत, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ताकत है। लेकिन अगर आप हर बार अपनी छवि बचाने में लगे रहेंगे, तो विकास रुक जाएगा। नीचर के लिए नैतिकता कोई अंतिम सच नहीं है, वह एक निर्माण है, और जो इसे बनाता है वही इसे बदल भी सकता है। लेकिन यह जिम्मेदारी भारी है, क्योंकि अगर अब आप खुद मूल्य बनाएंगे, तो गलती की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और यहीं से डर बढ़ता है, क्योंकि जब तक आप भीड़ के नियम मानते हैं, तब तक असफलता भीड़ की होती है। लेकिन जब आप अपना रास्ता बनाते हैं, तो असफलता भी आपकी होती है, और हर कोई इस बोझ के लिए तैयार नहीं होता। सच बताऊं, शायद आप भी नहीं। लेकिन अगर आपने यह बोझ उठाया नहीं, तो आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी पर गहरी नहीं, स्थिर रहेगी पर विस्तृत नहीं। नीचर हमें एक दर्पण देता है, और उस दर्पण में चेहरा साफ नहीं, टूटा हुआ दिखता है। सवाल यह नहीं है कि आप टूटे हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप खुद को दोबारा गढ़ने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आगे वह जिस सच्चाई को खोलने वाला है, वह आपके धर्म, आपकी नैतिकता और शायद आपकी पहचान तक को चुनौती देने वाली है। और अगर आप अभी भी अपने विश्वासों से चिपके हैं, तो अगला कदम आपके लिए आसान नहीं होगा। अब बात और गहरी होने वाली है। अगर आप अब तक सिर्फ दार्शनिक जिज्ञासा से सुन रहे थे, तो सच बताऊं, अब मामला आपकी पहचान तक पहुंचेगा। नीचर यहां इंसान की उस आदत को पकड़ता है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करते। हम कहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, और करते कुछ और हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें खुद भी इसका पूरा एहसास नहीं होता। वह लिखता है, इन इंडिविजुअल्स इंसैनिटी इज रेयर, बट इन ग्रुप्स, पार्टीज, नेशंस एंड एपॉक्स इट इज द रूल। सीधी भाषा में अकेला इंसान कम पागल होता है, भीड़ ज्यादा। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि हम भीड़ में खुद को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन नीचर कहता है, भीड़ में आप सोचते नहीं, बहते हैं, और बहना आसान है, सोचना मुश्किल। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए किसी विचार को मान लिया क्योंकि सब मान रहे थे? राजनीति हो, धर्म हो, सोशल मीडिया का ट्रेंड हो, आपने कितनी बार खुद से पूछा कि क्या मैं सच में इसे मानता हूं? अगर नहीं पूछा, तो समझ लीजिए आप सोच नहीं रहे थे, आप प्रतिध्वनि बन गए थे। नीचर यहां हर्ड इंस्टिंक्ट की बात करता है, झुंड की मानसिकता। वह कहता है कि इंसान के अंदर एक गहरा डर है अलग पड़ जाने का, इसलिए वह औसत बनना चुनता है। औसत सोच, औसत इच्छा, औसत साहस। और फिर वह खुद को समझाता है कि यही संतुलन है। लेकिन सच यह है, यह संतुलन नहीं, समर्पण है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह नोबल सोल और कॉमन सोल के फर्क को समझाता है। नोबल सोल वह है जो खुद अपने लिए मानक बनाती है, कॉमन सोल वह है जो दूसरों की नजर से खुद को मापती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने अपने फैसले लेते वक्त सोचा, लोग क्या कहेंगे, उसी पल आपने अपना मापदंड बाहर रख दिया। नीचर का तर्क साफ है, जब तक आप बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हैं, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। और अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं, तो आपकी नैतिकता भी स्वतंत्र नहीं है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी अच्छाई तालियों पर टिकी है, तो वह अच्छाई नहीं, रणनीति है। वह एक और गहरी बात कहता है, इंसान अपनी कमजोरियों को गुण घोषित कर देता है ताकि उसे खुद से शर्म न आए। अगर कोई जोखिम नहीं लेता, तो वह कहेगा, मैं संतोषी हूं। अगर कोई प्रतिस्पर्धा से डरता है, तो कहेगा, मुझे शांति पसंद है। अब शांति बुरी नहीं है, लेकिन अगर वह डर से पैदा हुई है, तो वह विकास रोक देगी। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपनी सीमाओं को पहचान की तरह पकड़ लिया, तो आप उन्हें कभी पार नहीं करेंगे, और तब आपकी पूरी जिंदगी मैं ऐसा ही हूं के बहाने में बीत जाएगी। नीचर पर्सपेक्टिविज्म की बात करता है। वह कहता है, कोई भी सत्य पूर्ण नहीं है, हर सत्य एक दृष्टिकोण है। देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। सरल शब्दों में, दुनिया जैसी है वैसी नहीं दिखती, आप उसे जैसे देखते हैं वैसी दिखती है। और अगर आपका दृष्टिकोण सीमित है, तो आपकी दुनिया भी सीमित है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक ही चश्मे से देख रहे हैं, तो क्या आप सच में पूरी तस्वीर देख सकते हैं? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने दृष्टिकोण को अंतिम मान लेते हैं, और फिर जो भी उससे अलग हो, उसे गलत घोषित कर देते हैं। लेकिन नीचर कहता है, महान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है।
मैंने जब पहली बार इस विचार को आजमाया तो मुश्किल हुई, क्योंकि हर बार जब कोई मेरी सोच से असहमत होता मैं उसे गलत मान लेता था। लेकिन जब मैंने खुद से पूछा क्या मैं भी गलत हो सकता हूं, वहीं से थोड़ा विकास शुरू हुआ। छोटी जीत थी, लेकिन असली थी। नीचर का एक और वार ट्रूथ सीकर्स पर है। वह कहता है, क्या सच की खोज भी कहीं शक्ति की इच्छा तो नहीं? क्या हम सच इसलिए चाहते हैं ताकि हमें नियंत्रण मिले? यह सवाल आपको बेचैन करेगा, क्योंकि अगर आपकी खोज भी अहंकार से प्रेरित है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी बहस में सच से ज्यादा जीतने की कोशिश की है? अगर हां, तो समझिए आप भी विल्टर पावर से संचालित थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसे नैतिक तर्क का कपड़ा पहनाया। नीचर कहता है कि इंसान अपने आप को जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हम तर्कसंगत होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे फैसले अक्सर भावनाओं, इच्छाओं और असुरक्षाओं से निकलते हैं, और जब हम उन्हें तर्क से सही ठहराते हैं तो हमें लगता है कि हमने सच पा लिया। यहां एक असहज सच्चाई है, आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते, और अगर आपने खुद को जानने की कोशिश नहीं की तो आपकी पूरी जिंदगी अचेतन पैटर्न पर चलेगी। वह सेल्फ ओवरकमिंग की बात करता है, खुद को पार करना। इसका मतलब है अपने अंदर के विरोधाभासों को स्वीकार करना और उनसे भागना नहीं। लेकिन यही डर लगता है, क्योंकि खुद को पार करना मतलब खुद को तोड़ना, और टूटना दर्द देता है। यही लोग रुक जाते हैं। नीचर बार बार यह कहता है कि महानता आराम में नहीं, संघर्ष में पैदा होती है। लेकिन हमारा समाज संघर्ष से बचने की ट्रेनिंग देता है। सुरक्षित रहो, स्थिर रहो, जोखिम मत लो। और आप स्थिर रह जाते हैं, पर अंदर कहीं एक बेचैनी रहती है कि शायद आप और हो सकते थे। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जब आपने आखिरी बार खुद को चुनौती दी थी, या आप अभी भी वही तर्क दोहरा रहे हैं जो सालों पहले सीखे थे? अगर आपने अपने ही विश्वासों की जांच नहीं की तो समझ लीजिए आपकी सोच जमी हुई है, और जमी हुई सोच धीरे धीरे सड़ने लगती है। नीचर का दर्शन आपको जवाब नहीं देता, वह सवाल देता है, और सवाल भारी होते हैं, क्योंकि सवाल आपको जिम्मेदार बनाते हैं। अगर अब आप कहें मैं जैसा हूं ठीक हूं, तो यह आपकी पसंद है, लेकिन याद रखिए यह पसंद विकास रोक सकती है। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार भीड़ से अलग खड़े होते हैं बिना शोर किए। जब आप कहते हैं मैं अभी निश्चित नहीं हूं। यह अनिश्चितता कमजोरी नहीं है, यह स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेकिन अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो आपकी सोच वही रहेगी, सुरक्षित, स्वीकृत और सीमित। और नीचर यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आगे वह उस चीज को चुनौती देगा जिसे आप शायद सबसे पवित्र मानते हैं। और अगर आपने अब तक खुद से सच नहीं बोला तो अगली चोट और गहरी लगेगी। अब तक जो बातें हुईं वे सिर्फ प्रस्तावना थीं। असली झटका अब आता है, क्योंकि नीचर अब उस चीज को छूने जा रहा है जिसे ज्यादातर लोग सवालों से ऊपर रखते हैं, धर्म। और सच बताऊं, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आस्था पर सवाल उठता है तो पहचान हिलती है। नीचर सीधे हमला नहीं करता, वह परतें खोलता है। वह पूछता है क्या धर्म सच में नैतिकता की जड़ है, या नैतिकता ने खुद को पवित्र बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया? यह सवाल खतरनाक है, क्योंकि अगर नैतिकता का आधार ही शक्ति संतुलन से बना है तो आपकी पूरी अच्छाई की परिभाषा बदल सकती है। वह लिखता है, द क्रिश्चियन रेजोल्यूशन टू फाइंड द वर्ल्ड अगली एंड बैड हैज मेड द वर्ल्ड अगली एंड बैड। सरल शब्दों में, जब आप दुनिया को पापपूर्ण मानते हैं तो आप उसे वैसे ही देखने लगते हैं। यह लाइन सिर्फ ईसाई धर्म के बारे में नहीं है, यह हर उस मानसिकता के बारे में है जो जीवन को दोषपूर्ण मानकर शुरू होती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं अयोग्य हूं, तो धीरे धीरे आप वैसा ही बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या नीचर भगवान को नकार रहा है? वह सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रहा, वह उस मानसिक ढांचे पर सवाल उठा रहा है जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं को अपराध घोषित कर देता है। वह कहता है, अगर आपकी इच्छाएं प्राकृतिक हैं तो उन्हें दबाने से आप महान नहीं बनते, आप विभाजित हो जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपनी किसी इच्छा को सिर्फ इसलिए दबाया क्योंकि आपको सिखाया गया कि वह गलत है, और बाद में वही इच्छा किसी और रूप में बाहर आई? गुस्से के रूप में, अपराधबोध के रूप में, या छुपी हुई कुंठा के रूप में? नीचर का कहना है, रिप्रेशन महानता नहीं बनाता, वह अंदर संघर्ष पैदा करता है, और यह संघर्ष आपको शांत नहीं, अंदर से कमजोर करता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी इच्छाओं को समझने की जगह उन्हें दबाने लगते हैं, और फिर सोचते हैं कि वे नैतिक हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। वह असेटिक आइडियल की बात करता है, त्याग का आदर्श। जब कोई व्यक्ति जीवन के सुखों को त्याग देता है और उसे उच्च नैतिकता का दर्जा देता है। नीचर पूछता है, क्या यह त्याग सच में शक्ति है, या जीवन से हारने का तरीका? अगर कोई व्यक्ति जीवन का सामना नहीं कर पाता
तो वह उसे पाप घोषित कर देता है और फिर खुद को ऊंचा समझने लगता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी चीज को पाने की हिम्मत नहीं की, तो क्या आपने कभी उसे ही महत्वहीन घोषित कर दिया? मुझे वैसे भी वो नहीं चाहिए था। यह वाक्य कितना परिचित है ना? लेकिन सच बताइए, क्या वह सच था या आत्म संरक्षण? नीचर यहां एक और गहरी चोट करता है। वह कहता है कि धर्म ने इंसान को अपराध बोध सिखाया, गिल्ट को नैतिक उपकरण बना दिया गया ताकि इंसान नियंत्रित रहे, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को दोषी मानता है वह विद्रोह नहीं करता, वह आज्ञाकारी बन जाता है। अगर यह सच है तो सोचिए कितनी बार आपने बिना सोचे खुद को गलत मान लिया, सिर्फ इसलिए कि किसी नियम ने ऐसा कहा। और अगर आपने कभी नियम को ही नहीं परखा, तो आपकी आज्ञाकारिता आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर धर्म को पूरी तरह नकारने की जगह यह कहता है, धर्म एक मनोवैज्ञानिक संरचना है। वह लोगों को अर्थ देता है, लेकिन जब वह अर्थ जीवन को दबाने लगे तब वह खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब इंसान अपनी जीवंतता खो देता है। वह जीवन की पुष्टि चाहता है, यस तो लाइफ, मतलब जीवन को उसके पूरे संघर्ष, दर्द और आनंद के साथ स्वीकार करना, न कि उसे पाप मानकर दबाना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि जीवन को स्वीकार करना मतलब जिम्मेदारी लेना। अब आप सोचिए, अगर आप अपनी हर कमजोरी का कारण बाहरी ताकतों को देते रहे तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप कहें यह मेरी जिम्मेदारी है, तो खेल बदल जाता है। नीचर का असली संदेश यहां साफ होता है, वह नास्तिकता बेचने नहीं आया, वह स्वतंत्रता बेचने आया है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब है अब आपके पास बहाना नहीं रहेगा। अगर आप गिरेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने जिम्मेदारी से बचने के लिए नैतिक ढांचे का सहारा लिया तो आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी पर अधूरी। आप नियमों का पालन करेंगे पर खुद को कभी खोज नहीं पाएंगे। मैंने जब इस हिस्से को पढ़ा तो थोड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग किसी ढांचे में पले हैं और उसे सवाल करना आसान नहीं। लेकिन जब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इसे समझकर मान रहा हूं या डर से, वहीं से सोच बदलनी शुरू हुई। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार अपने डर और अपनी आस्था को अलग करते हैं, जब आप पहचानते हैं कि कौन सी चीज विश्वास है और कौन सी आदत। यह अंतर समझना ही विकास की शुरुआत है। लेकिन अगर आपने कभी यह फर्क नहीं किया तो समझिए आप विश्वास नहीं, परंपरा जी रहे हैं। नीचर आपको विद्रोही बनाना नहीं चाहता, वह आपको जागरूक बनाना चाहता है। लेकिन जागरूकता की कीमत है अकेलापन, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो हर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। और यहीं से अगला संकट शुरू होता है, क्योंकि अगर आपने पुराने नैतिक और धार्मिक ढांचे पर सवाल उठा दिए तो अब आपको नया ढांचा खुद बनाना पड़ेगा। और सच बताऊं, खुद के लिए नियम बनाना दूसरों के नियम मानने से कहीं ज्यादा कठिन है, और शायद यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक आपने जो सुना वह सिर्फ दीवारें गिराने जैसा था, लेकिन दीवार गिराने के बाद खाली जगह डराती है, और नीचर यहीं आपको अकेला छोड़ देता है, बिना सहारे, बिना पुराने नियमों के। सच बताऊं, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब पुराने नैतिक ढांचे टूट जाते हैं तो सवाल उठता है, अब आगे क्या? नीचर यहां नए दार्शनिक की बात करता है। वह कहता है कि भविष्य के विचारक सिर्फ सत्य खोजने वाले नहीं होंगे, बल्कि मूल्य बनाने वाले होंगे। वह लिखता है, द फिलोसोफर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी कमांडर्स एंड लॉ गिवर्स। सरल भाषा में आने वाला सच्चा विचारक नियम मानेगा नहीं, बनाएगा। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन के नियम खुद नहीं बना रहे तो कोई और बना रहा है, और तब आपकी आजादी भ्रम है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर कोई नियम बनाने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। नीचर साफ कहता है, हर इंसान में वह साहस नहीं होता, क्योंकि नियम बनाना मतलब जोखिम लेना, गलती की जिम्मेदारी लेना, और सबसे बड़ी बात, अकेले खड़ा होना। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी फैसले से पहले सोचा, अगर मैं गलत हुआ तो, और उसी डर से पीछे हट गए? यही वह पल है जहां आपकी विल्टर पावर कमजोर पड़ती है। आपने अपनी शक्ति सुरक्षित विकल्प के बदले दे दी। नीचर रैंक ऑर्डर की बात करता है। वह मानता है कि इंसानों में प्राकृतिक अंतर होते हैं। हर कोई एक जैसी गहराई, एक जैसी क्षमता, एक जैसा साहस नहीं रखता। यह विचार असहज है, क्योंकि आधुनिक समाज बराबरी की भाषा बोलता है। लेकिन नीचर कहता है, बराबरी का विचार भीड़ को शांत रखने का उपकरण बन सकता है। अगर सब बराबर हैं तो कोई ऊंचाई की आकांक्षा क्यों रखे? यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी अपनी संभावनाओं को सिर्फ इसलिए छोटा रखा क्योंकि आप अलग नहीं दिखना चाहते थे? अगर हां, तो यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने अपनी ऊंचाई खुद सीमित की है। नीचर यहां एक और परत खोलता है।
वह कहता है कि सच्ची महानता दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को पार करके आती है। वन मस्ट स्टिल हैव chaos इन वन सेल्फ टू बी एबल टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। मतलब आपके अंदर थोड़ी अव्यवस्था होनी चाहिए, तभी कुछ नया जन्म ले सकता है। अगर आप हर समय संतुलित, सुरक्षित, नियंत्रित रहने की कोशिश करेंगे तो आप कभी रचनात्मक नहीं बनेंगे। अब यह बात खतरनाक क्यों है? क्योंकि समाज आपको सिखाता है नियंत्रण ही श्रेष्ठता है, लेकिन नीचर कहता है थोड़ी आग जरूरी है, थोड़ी बेचैनी जरूरी है। अगर आपने अपनी बेचैनी को दबा दिया तो आपकी रचनात्मकता भी दब जाएगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह यह भी कहता है कि इंसान खुद को जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हम अपने निर्णयों को तर्क से सजाते हैं, लेकिन उनके पीछे अक्सर गहरी इच्छाएं और डर काम कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने डर को पहचाना नहीं तो वह आपके फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को इसलिए छोड़ा क्योंकि भीतर से आवाज आई, तुम नहीं कर पाओगे? वह आवाज कहां से आई? आपका अनुभव या समाज की छवि? अगर आपने उसे चुनौती नहीं दी तो आपने खुद को मौका नहीं दिया। नीचर सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात करता है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। वह कहता है सच्चा अनुशासन दूसरों के नियम मानना नहीं, अपनी शक्ति को दिशा देना है। अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है तो आप चाहे कितने भी स्वतंत्र क्यों न हो, आप प्रभावी नहीं होंगे। यहां एक छोटी जीत होती है जब आप पहली बार अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं, जब आप समझते हैं कि आपके अंदर इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, विस्तार की भूख है, और आप उसे अपराध नहीं मानते बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी महत्वाकांक्षा को घमंड कहकर दबा दिया तो समझिए आपने अपनी आग खुद बुझा दी। नीचर यहां एक और असहज सच्चाई रखता है। वह कहता है कि कई लोग नैतिकता का उपयोग अपनी औत्सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अगर कोई ऊपर उठता है तो भीड़ उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। वह स्वार्थी है, वह घमंडी है, वह बदल गया है। यह भीड़ की रक्षा प्रणाली है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी सफल व्यक्ति के बारे में कहा उसे बस किस्मत मिली, तो क्या वह सच था या भीतर की ईर्ष्या? नीचर कहता है अगर आप अपनी ईर्ष्या को पहचानेंगे नहीं तो वह आपके विकास को रोक देगी। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने खुद को भीड़ के मानकों में बांध लिया तो आपकी ऊंचाई हमेशा औसत रहेगी। आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असाधारण नहीं। नीचर यह नहीं कहता कि सबको महान बनना है, वह कहता है जो बन सकता है उसे बनना चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है और आपने उसे डर से रोका तो आप खुद से धोखा कर रहे हैं। मैंने जब इस हिस्से को पढ़ा तो पहली बार समझ आया कि स्वतंत्रता सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, स्वतंत्रता अपने लिए कठोर होना भी है, खुद को ऊंचे मानक देना। और सच बताऊं, यह आसान नहीं है, क्योंकि जब आप खुद के लिए ऊंचा मानक तय करते हैं तो बहाने खत्म हो जाते हैं। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं इतना काफी है। लेकिन नीचर पूछता है क्या सच में काफी है, या आप थक गए हैं? अगर आपने अपनी थकान को सीमा मान लिया तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली सीमा कहां है। एक छोटी जीत तब होती है जब आप अपनी ही औसत सोच को चुनौती देते हैं, जब आप कहते हैं मैं और कर सकता हूं। यह आवाज धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है। अगर आपने उसे सुना तो विकास शुरू होता है। लेकिन अगर आपने फिर वही पुराना तर्क दोहरा दिया, मेरे बस की बात नहीं, तो समझ लीजिए आपने खुद को रोक दिया। नीचर आपको आराम नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है आराम में शक्ति नहीं बनती, संघर्ष में बनती है। और अगर आप संघर्ष से भागेंगे तो आपकी विल्टर पावर धीरे धीरे मर जाएगी। और अगर वह मर गई तो आप जीवित रहेंगे लेकिन विस्तार नहीं करेंगे। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है। अब एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। अब तक हमने नैतिकता, धर्म, भीड़ और शक्ति की बात की, लेकिन नीचर अब सीधा आपके अंदर झांकता है। वह पूछता है तुम सच में कौन हो? और यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी भूमिका जानते हैं, अपना नाम जानते हैं, अपनी पहचान जानते हैं, पर खुद को नहीं जानते। वह एक जगह कहता है Whoever despises himself still respects himself as one who despises। सरल भाषा में जो खुद से नफरत करता है वह भी अपने अहंकार को पकड़े रहता है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आत्म आलोचना विनम्रता है, लेकिन कई बार वह भी अहंकार का ही रूप होती है। मैं कितना बुरा हूं कहना भी अपने ही इर्द गिर्द घूमना है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को दोष देकर भी भीतर से एक अजीब संतोष महसूस किया है, जैसे आप खास हैं क्योंकि आप दुखी हैं? अगर हां, तो समझिए यह भी एक भूमिका है। और अगर आप अपनी भूमिका में फंसे रहेंगे तो असली आप कभी बाहर नहीं आएगा। नीचर यहां आत्म ज्ञान की कठिनाई समझाता है। वह कहता है हम खुद को सीधे नहीं देख सकते। हमारे विश्वास, हमारे संस्कार, हमारे डर सब एक धुंध की तरह काम करते हैं। हम खुद को उसी तरह देखते हैं
जैसा हमें देखना सिखाया गया है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन यह ऐसा किसने तय किया? आपका परिवार, आपका समाज, आपका पहला असफल अनुभव। अगर आपने कभी अपनी पहचान को खोला नहीं, तो आप एक तयशुदा कहानी जी रहे हैं। नीचर साइकोलॉजी को दर्शन का असली हथियार मानता है। वह कहता है, जब तक आप अपनी गहरी इच्छाओं और छिपे हुए उद्देश्यों को नहीं समझते, तब तक आपका हर नैतिक निर्णय आधा अधूरा है। हम कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं स्वीकृति, शक्ति या बदले की भावना काम कर रही होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने किसी की मदद की, क्या वह पूरी तरह निस्वार्थ थी, या कहीं भीतर आपने चाहा कि लोग देखें? अगर आपने इस सवाल से बचने की कोशिश की, तो समझिए आप खुद से बच रहे हैं। नीचर यह नहीं कहता कि इच्छा बुरी है, वह कहता है उसे पहचानो। अगर आप अपनी इच्छा को स्वीकार नहीं करेंगे, तो वह छिपकर काम करेगी, और छिपी हुई इच्छा ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि तब आप खुद को भी नहीं समझ पाएंगे। वह डेप्थ की बात करता है, गहराई। वह कहता है जो लोग गहरे होते हैं वे सरल दिखते हैं, और जो सतही होते हैं वे अक्सर जटिल दिखने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, क्या आप सच में गहरे हैं या जटिल शब्दों और विचारों के पीछे छिपे हैं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर एक और असहज सच्चाई रखता है। वह कहता है कि कई बार हम सच इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वह हमें बदलने पर मजबूर करेगा। अगर सच आपको आपकी कमजोरी दिखा दे, तो आप या तो बदलेंगे या बचेंगे, और ज्यादातर लोग बचते हैं। ईमानदारी से बताइए, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो आप क्या करते हैं? तुरंत स्वीकार करते हैं या कोई तर्क ढूंढ लेते हैं? अगर आपने हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश की, तो आपका विकास वहीं रुक गया। नीचर सेल्फ ओवरकमिंग को फिर से सामने लाता है। वह कहता है खुद को पार करना मतलब खुद से लड़ना, अपनी पुरानी आदतों, अपने आराम, अपने डर से टकराना। लेकिन यह लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की है, और अंदर की लड़ाई में कोई तालियां नहीं बजाता। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने अंदर की कमजोरी को कभी चुनौती नहीं दी, तो वह स्थायी बन जाएगी, और फिर आप कहेंगे मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच यह है, आपने कोशिश ही नहीं की। नीचर यह भी समझाता है कि महान व्यक्ति खुद को कठोर मानकों पर कसता है। वह खुद से ज्यादा उम्मीद रखता है, लेकिन भीड़ उसे कठोर, घमंडी या असंवेदनशील कहती है, क्योंकि भीड़ को वह दर्पण दिखाता है जिसे वे देखना नहीं चाहते। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रिया है। जब आपने किसी को ऊंचा लक्ष्य रखते देखा, तो क्या आपने सोचा यह ओवर है, या आपने खुद से पूछा मैं क्यों नहीं? यही फर्क है। एक रास्ता आपको छोटा रखेगा, दूसरा आपको चुनौती देगा। नीचर कहता है अगर आप गहराई चाहते हैं, तो आपको असुविधा स्वीकार करनी होगी, क्योंकि गहराई का मतलब है अपने ही भीतर उतरना, और भीतर अंधेरा भी है, विरोधाभास भी है, लालच भी है, ईर्ष्या भी है। अगर आपने उन्हें देखा नहीं, तो वे आपको नियंत्रित करेंगे। यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन शायद यही जरूरी है। मैंने जब इस हिस्से को समझना शुरू किया, तो एक अजीब संघर्ष हुआ, क्योंकि हम खुद को अच्छा इंसान मानना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप अपनी छिपी हुई इच्छाओं को देखते हैं, तो वह छवि हिलती है, और यहीं से असली काम शुरू होता है। एक छोटी जीत तब होती है जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं, बिना खुद को दोष दिए। जब आप कहते हैं हाँ, यह भी मैं हूं, और फिर धीरे धीरे उसे दिशा देते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी छाया से भागना चुना, तो समझ लीजिए वह और बड़ी होकर लौटेगी। नीचर का दर्शन आपको साफ सुथरा नहीं बनाएगा, वह आपको ईमानदार बनाएगा, और ईमानदारी हमेशा आरामदायक नहीं होती। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को सच में जानना चाहते हैं, या आप वही कहानी दोहराते रहना चाहते हैं जो आपको सुकून देती है? क्योंकि आगे वह जिस स्तर की आत्म चुनौती की बात करने वाला है, उसमें बहाने नहीं चलेंगे। और अगर आप अभी भी खुद से बच रहे हैं, तो अगला कदम आपके लिए और कठिन होगा। अब तक जो कुछ भी टूटा है, वह बाहर की चीजें थीं, नैतिकता, धर्म, भीड़, पहचान। लेकिन अब नीचर सीधे उस जगह वार करता है जहां आप सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, आपके रिश्ते, आपका प्यार, आपकी निकटता। और सच बताऊं, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जब प्यार पर सवाल उठता है, तो अहंकार कांपता है। नीचर प्रेम को किसी मीठी कविता की तरह नहीं देखता, वह उसे शक्ति, इच्छा और स्वामित्व के नजरिए से भी देखता है। वह लिखता है, इन लव देयर इज ऑलवेज सम मैडनेस। सीधी भाषा में प्रेम में हमेशा थोड़ी पागलपन होती है। अब यह सुनकर आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रुकिए, वह आगे इशारा करता है कि प्रेम में अक्सर स्वामित्व छिपा होता है। हम कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं, पर भीतर कहीं तुम मेरे हो भी चलता है। ईमानदारी से बताइए, जब आपने किसी को खोने का डर महसूस किया, तो वह प्रेम था या नियंत्रण की इच्छा?
अगर आपने कभी इस फर्क को नहीं समझा तो आपका प्रेम भी एक रणनीति हो सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। नीचर पुरुष और स्त्री की मनोविज्ञान पर भी कठोर टिप्पणी करता है। वह संबंधों को आदर्शवादी चश्मे से नहीं देखता, बल्कि शक्ति के आदान प्रदान की तरह देखता है। वह मानता है कि हर रिश्ते में कोई दिशा देता है, कोई अनुसरण करता है, और अगर यह संतुलन स्पष्ट नहीं है तो संघर्ष जन्म लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर रिश्ता शक्ति का खेल है? नीचर कहेगा, हर जीव में विल्टर पावर है। तो हां, रिश्तों में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे पहचानते हैं या नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे प्रेम को इतना पवित्र बना देते हैं कि उसके भीतर की असुरक्षा और ईर्ष्या को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपने अपने भीतर की ईर्ष्या को नहीं पहचाना तो वह धीरे धीरे रिश्ते को खा जाएगी और आप कहेंगे सब कुछ अचानक बिगड़ गया, जबकि सच यह है आपने संकेतों को अनदेखा किया। नीचर कहता है कि गहरे लोग गहरे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन गहराई का मतलब है खुद को खोलना, और खुद को खोलना मतलब अपनी कमजोरी भी दिखाना। अगर आप सिर्फ ताकत दिखाते रहे तो रिश्ता सतही रहेगा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। जब आप किसी के सामने पूरी सच्चाई से खड़े नहीं हो पाते तो आप भूमिका निभाते हैं, अच्छा पार्टनर, समझदार दोस्त, त्यागी साथी। लेकिन भूमिका जितनी लंबी चलेगी, असली आप उतना दबेगा और एक दिन वह फूटेगा। नीचर यहां एक और असहज सच्चाई देता है। वह कहता है, कई बार हम प्रेम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं। यानी प्रेम भी सुरक्षा की तलाश हो सकता है। अगर आपने अकेले रहना सीखा ही नहीं तो आपका साथ भी निर्भरता बन जाएगा। यह आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन सोचिए, क्या आप किसी के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उसे चाहते हैं या इसलिए क्योंकि आप उसके बिना असुरक्षित महसूस करते हैं? अगर जवाब दूसरा है तो यह प्रेम नहीं, सहारा है, और सहारा टूटता है। नीचर यह भी कहता है कि सच्चा रिश्ता दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होता है, जो खुद को जान चुके हों, जो अकेले खड़े हो सकते हों। अगर दो अधूरे लोग साथ आते हैं तो वे एक दूसरे से पूर्ति की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद जितनी भारी होगी, निराशा उतनी गहरी होगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह यह भी इशारा करता है कि समाज ने प्रेम को एक आदर्श बना दिया है। सच्चा प्यार सब ठीक कर देगा। लेकिन नीचर कहता है, प्रेम आपको बेहतर नहीं बनाएगा अगर आप खुद बेहतर होने की इच्छा नहीं रखते। रिश्ता दर्पण है, वह आपकी गहराई दिखाएगा पर गहराई देगा नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते के टूटने के बाद पूरी जिम्मेदारी सामने वाले पर डाल दी? वह गलत था, वह बदल गया, लेकिन क्या आपने खुद को भी परखा? अगर नहीं तो अगला रिश्ता भी वही कहानी दोहराएगा। नीचर सेल्फ रिस्पेक्ट को रिश्तों में जरूरी मानता है। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते तो आप या तो दबेंगे या दबाएंगे। दोनों ही स्थिति में संतुलन नहीं रहेगा, और संतुलन के बिना निकटता टिकती नहीं। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने रिश्तों को सिर्फ भावनात्मक सहारे की तरह इस्तेमाल किया तो आप कभी स्वतंत्र नहीं बनेंगे, और निर्भरता धीरे धीरे आपकी शक्ति को खत्म कर देगी। मैंने जब इस हिस्से को पढ़ा तो समझ आया कि नीचर प्रेम का विरोध नहीं कर रहा, वह भ्रम का विरोध कर रहा है। वह चाहता है कि आप अपने रिश्तों को ईमानदारी से देखें, कि आप स्वीकार करें, हां, मेरे भीतर भी स्वामित्व है, असुरक्षा है, नियंत्रण की इच्छा है, और फिर उसे दिशा दें। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार किसी रिश्ते में सच बोलते हैं, भले वह असुविधाजनक हो। जब आप कहते हैं, मैं डरता हूं, यह कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है। लेकिन अगर आपने हर बार दिखावा चुना तो आपका रिश्ता भी दिखावा बन जाएगा। नीचर आपको यह नहीं सिखाता कि कैसे प्रेम करें, वह सिखाता है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि प्रेम निर्भरता न बने बल्कि चुनाव बने। और अगर आपने अभी तक अकेले खड़े होना नहीं सीखा तो अगला विचार और भी कठिन होगा, क्योंकि अब बात उस अंतिम आदर्श की आने वाली है, उस मनुष्य की जो खुद को इतना पार कर चुका है कि वह भीड़ की जरूरत ही नहीं महसूस करता। और शायद वही विचार सबसे ज्यादा असहज करने वाला है। अब तक आपने देखा कि नीचर कैसे आपके विश्वास, आपके रिश्ते, आपकी पहचान तक को हिलाता है। लेकिन अब वह उस विचार के पास पहुंचता है जो इस पूरी किताब की धड़कन है, वह मनुष्य जो भीड़ से परे खड़ा हो सकता है। और सच बताऊं, यही सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि यहां बात सिर्फ सोच की नहीं, अस्तित्व की है। नीचर बार बार हायर टाइप की बात करता है, एक ऊंचे प्रकार का मनुष्य। ध्यान रखिए, वह किसी जाति, किसी वर्ग, किसी सामाजिक दर्जे की बात नहीं कर रहा, वह मनोवैज्ञानिक ऊंचाई की बात कर रहा है। वह लिखता है, द नोबल सोल हैज रेवरेंस फॉर इटसेल्फ। सरल शब्दों में, श्रेष्ठ आत्मा खुद का सम्मान करती है। अब यह सुनकर आप सोच सकते हैं कि यह तो सामान्य बात है, लेकिन रुकिए, क्या आप सच में खुद का सम्मान करते हैं, या आप दूसरों की नजरों से अपना मूल्य तय करते हैं?
ईमानदारी से बताइए, जब आप अकेले होते हैं तब क्या आप अपने निर्णयों पर गर्व महसूस करते हैं, या भीतर कहीं शर्म, पछतावा या अधूरापन चलता है? अगर आप खुद की नजरों में खड़े नहीं हो सकते तो दुनिया की नजरें क्या मायने रखती? नीचर कहता है कि ऊंचा मनुष्य भीड़ से स्वीकृति नहीं मांगता। वह खुद को मापने के लिए अपना पैमाना रखता है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जब आप खुद का पैमाना तय करते हैं तो तुलना खत्म हो जाती है, और तुलना के बिना अहंकार असहज हो जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह यह भी कहता है कि महानता का रास्ता अकेलेपन से गुजरता है। भीड़ आपको समझेगी नहीं, कभी कभी तो वह आपका विरोध करेगी, क्योंकि आपका अलग होना उन्हें उनके औसतपन का एहसास दिलाएगा, और यह एहसास कड़वा होता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की स्थिति है। जब आपने कुछ नया सोचा, कुछ अलग करने की कोशिश की, तो कितने लोगों ने कहा, इतना क्यों सोच रहे हो, सिंपल रहो। यह सलाह दिखने में समझदार लगती है, लेकिन कई बार यह आपकी ऊंचाई से डर की प्रतिक्रिया होती है। नीचर सेल्फ रेवरेंस की बात करता है, खुद के प्रति आदर, लेकिन यह अंधा आत्मविश्वास नहीं है, यह गहरी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद को ऊंचा मानते हैं तो आपको ऊंचे आचरण की भी जरूरत होगी, वरना आपका दावा खोखला होगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद को खास मानते हैं और फिर औसत निर्णय लेते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। नीचर यह भी स्पष्ट करता है कि ऊंचा मनुष्य नैतिकता से परे होता है, बियॉन्ड गुड एंड ईवल। इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा है, इसका मतलब है कि वह परंपरागत सही गलत से संचालित नहीं होता, वह अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह खतरनाक नहीं? हाँ, है, क्योंकि अगर आपके अंदर गहराई नहीं है और आपने खुद को नियमों से ऊपर मान लिया तो आप अराजक हो सकते हैं। इसलिए नीचर पहले आपको तोड़ता है, फिर गढ़ने की बात करता है। बिना आत्म ज्ञान के स्वतंत्रता विनाश बन सकती है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने खुद को भीड़ से ऊपर मान लिया लेकिन भीतर काम नहीं किया तो आप सिर्फ अहंकारी बनेंगे, और अहंकार विकास नहीं है, भ्रम है। नीचर पेथोस ऑफ डिस्टेंस की बात करता है, एक भावनात्मक दूरी। ऊंचा मनुष्य हर समय भीड़ में घुला नहीं रहता, वह अपनी आंतरिक दुनिया को बचाकर रखता है, क्योंकि अगर आप हर समय दूसरों की राय में उलझे रहेंगे तो आपकी मौलिकता खत्म हो जाएगी। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर छोटी प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाते हैं? एक आलोचना, एक नकारात्मक टिप्पणी, और आपका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है? अगर हां, तो समझिए आपकी जड़ें अभी गहरी नहीं हैं। नीचर कहता है कि शक्ति का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, खुद को दिशा देना है। ऊंचा मनुष्य खुद पर नियंत्रण रखता है, उसकी इच्छाएं उसे चलाती नहीं, वह अपनी इच्छाओं को चलाता है। यह सुनना आसान है, करना मुश्किल। जब आपने आखिरी बार अपनी इच्छा को रोका क्योंकि वह आपके दीर्घकालिक लक्ष्य के खिलाफ थी, या आप हर बार तात्कालिक सुख चुनते रहे? अगर आपने तात्कालिक सुख चुना तो आपने अपनी ऊंचाई को टाल दिया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि ऊंचा बनना मतलब अलग दिखना, लेकिन नीचर कहता है ऊंचा बनना मतलब भीतर मजबूत होना। बाहर की छवि बदलना आसान है, भीतर की आदत बदलना कठिन। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार अकेले खड़े होते हैं, बिना समझे जाने की उम्मीद के। जब आप कहते हैं, मैं यह करूंगा भले सब सहमत न हो। यह अहंकार नहीं है, अगर वह गहराई से आया है। लेकिन अगर आपने हर बार समझे जाने की शर्त रखी तो आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। नीचर का यह विचार सबसे असहज है कि शायद सब लोग इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे, और यह स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपने बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। लेकिन उसने साफ कहा है, विकास इच्छा से शुरू होता है, सुविधा से नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आप सच में ऊंचा बनना चाहते हैं या सिर्फ ऊंचा दिखना? अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो आगे की बात आपको और अस्थिर करेगी, क्योंकि अब नीचर उस अंतिम छलांग की बात करने वाला है जहां इंसान अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह पीछे छोड़ देता है और वहां लौटने का रास्ता नहीं होता। अब जो मोड़ आता है वह सिर्फ विचार का नहीं, अस्तित्व का है। अब नीचर उस गहराई की बात करता है जहां इंसान अपने ही पुराने स्वरूप से असहज होने लगता है। और सच बताऊं, यहीं से असली छलांग शुरू होती है, क्योंकि जब आप अपने ही पुराने मैं को छोटा देखने लगते हैं, तब या तो आप बढ़ेंगे या वापस उसी खोल में घुस जाएंगे। नीचर यहां सेल्फ क्रिएशन की बात करता है, खुद को बनाना। वह संकेत देता है कि इंसान कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वह एक प्रक्रिया है। मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम। सरल भाषा में, मनुष्य अंतिम अवस्था नहीं है, उसे पार करना है। अब यह वाक्य खतरनाक है, क्योंकि अगर आप खुद को अंतिम मान लेते हैं तो विकास रुक जाता है। लेकिन अगर आप मान लें कि आप अभी अधूरे हैं तो आराम छूट जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ बेहतर महसूस करना चाहते हैं?
यह फर्क बहुत बड़ा है। बेहतर महसूस करना आसान है, बदलना दर्द देता है। नीचर कहता है कि महान व्यक्ति अपने ही पिछले विचारों को तोड़ सकता है, वह अपने पुराने विश्वासों से चिपक कर नहीं बैठता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी पुरानी सोच को पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही सोचता हूं, और फिर उसे बचाते रहते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह एक और तीखी बात कहता है, ही हु कैनॉट ओबे हिमसेल्फ विल बी कमांडेड। मतलब जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई और नियंत्रित करेगा। यह लाइन आपको झकझोर देगी, क्योंकि अगर आपकी इच्छाएं, आपकी आदतें, आपका डर आपको चला रहा है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप बस प्रतिक्रिया हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। जब आपने तय किया कि सुबह जल्दी उठेंगे और फिर अलार्म बंद करके सो गए, उस पल किसने जीत हासिल की? आपका दीर्घकालिक लक्ष्य या तात्कालिक इच्छा? अगर हर बार इच्छा जीतती है, तो समझिए आपकी विल्टर पावर कमजोर है। नीचर आत्म विजय की बात करता है, खुद पर विजय। लेकिन यह किसी बाहरी युद्ध जैसा नहीं है, यह चुपचाप चलता है, हर छोटे फैसले में, हर उस पल में जब आप आसान रास्ता चुनते हैं या कठिन। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने अपनी कमजोरी को चुनौती नहीं दी, तो वह स्थायी बन जाएगी। नीचर यह भी कहता है कि हर रचनात्मक आत्मा को अपने भीतर विरोधाभास स्वीकार करने पड़ते हैं। आप एक साथ मजबूत और कमजोर हो सकते हैं, आप एक साथ दयालु और कठोर हो सकते हैं, लेकिन समाज आपको एक साफ सुथरी पहचान देना चाहता है, ताकि आपको समझना आसान हो। और आप भी यही चाहते हैं, सरल परिभाषा। लेकिन गहराई सरल नहीं होती। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने खुद को आसान शब्दों में बांध लिया, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं भावुक हूं, मैं व्यावहारिक हूं, तो आप अपनी संभावनाओं को सीमित कर देंगे। आप खुद को एक लेबल में कैद कर देंगे। नीचर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करता है, सृजन के लिए विनाश। अगर आपने अपने पुराने ढांचे नहीं तोड़े, तो नया जन्म नहीं लेगा। लेकिन टूटना असुविधाजनक है, क्योंकि उसमें निश्चितता नहीं होती। ईमानदारी से बताइए, जब आखिरी बार आपने अपने बारे में कोई पुरानी धारणा छोड़ी थी, या आप अभी भी वही कहानी दोहरा रहे हैं जो वर्षों पहले बनाई थी? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन अपने भीतर सुरक्षित रहते हैं। नीचर कहता है कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप खुद को आदेश दे सकते हैं, जब आपका हां और ना स्पष्ट हो, जब आप भीड़ की आवाज से ज्यादा अपनी आंतरिक आवाज सुन सकें। लेकिन यह आवाज तभी साफ सुनाई देती है जब आप शोर से दूरी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है खुद को केंद्र में रखना। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछना, क्या यह मेरा है? अगर आपने हर बार बाहरी दबाव में निर्णय लिया, तो आपका जीवन धीरे धीरे आपकी पकड़ से निकल जाएगा। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार अपनी ही इच्छा के खिलाफ खड़े होते हैं। जब आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं भागना चाहता हूं, लेकिन मैं टिकूंगा। यही आत्म विजय है, छोटी लेकिन गहरी। लेकिन अगर आपने हर बार बहाना चुना, तो आपकी शक्ति कम होती जाएगी, और धीरे धीरे आप खुद को समझाने लगेंगे कि यही काफी है। नीचर आपको संतोष नहीं देना चाहता, वह आपको बेचैन करना चाहता है, क्योंकि बेचैनी विकास की शुरुआत है। अब सवाल है कि आप खुद को पार करने की इस प्रक्रिया को स्वीकार करेंगे, या अपने पुराने सुरक्षित मैं में लौट जाएंगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है, वह सिर्फ आत्म विजय की बात नहीं करेगा, वह उस अंतिम आदर्श की झलक देगा जहां मनुष्य खुद अपने लिए कानून बन जाता है, और वहां से वापस औसत जीवन में लौटना आसान नहीं होता। अब तक बात आत्म विजय की थी, खुद को आदेश देने की, खुद को पार करने की। लेकिन अब नीचर उस बिंदु पर आता है जहां मनुष्य सिर्फ खुद को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि खुद के लिए नियम बनाता है। और सच बताऊं, यह सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहां से आप या तो निर्माता बनेंगे या भ्रम में जीने लगेंगे कि आप निर्माता हैं। नीचर कहता है कि सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वह नहीं जो नियमों से भागता है, बल्कि वह है जो अपने नियम खुद गढ़ता है और फिर उन्हीं का कठोर पालन करता है। वह लिखता है, फ्रीडम इज द विल टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। सीधी भाषा में स्वतंत्रता का मतलब है अपनी हर गलती, हर परिणाम की जिम्मेदारी लेना। अब यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब असफलता आएगी, तब क्या आप सच में कह पाएंगे, यह मेरी वजह से हुआ? ईमानदारी से बताइए, जब चीजें बिगड़ती हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? परिस्थितियां, लोग, किस्मत? अगर आपने हर बार बाहरी कारण ढूंढे, तो आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं, आप बस प्रतिक्रिया कर रहे हैं। नीचर बार बार इस भ्रम को तोड़ता है कि स्वतंत्रता आसान। वह कहता है, स्वतंत्र होना मतलब खुद पर कठोर होना, क्योंकि अगर आपने खुद के लिए नियम बनाए और उन्हें तोड़ा, तो आप अपने ही शब्दों की कीमत गिरा देंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। वह डिसिप्लिन ऑफ द स्पिरिट की बात करता है, मानसिक अनुशासन। लेकिन यह स्कूल वाला अनुशासन नहीं है,
यह अपने विचारों को परखने की आदत है, हर विश्वास को चुनौती देना, हर इच्छा को जांचना। अगर आपकी सोच बिना जांच के चल रही है तो वह आपकी नहीं है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की सोच है। जब आपने किसी के बारे में तुरंत राय बना ली, बिना गहराई से समझे, क्या वह आपका निर्णय था या समाज की शर्तबद्ध प्रतिक्रिया? अगर आपने अपने ही विचारों की जांच नहीं की तो आप स्वतंत्र विचारक नहीं हैं, आप सिर्फ दोहराने वाले हैं। नीचर यहां एक और खतरनाक बात कहता है। वह कहता है कि जो लोग सत्य के नाम पर जीते हैं वे भी अक्सर किसी छिपी हुई इच्छा से प्रेरित होते हैं। द विल्टर ट्रूथ इज अ विल्टर पावर। मतलब सच की इच्छा भी शक्ति की इच्छा हो सकती है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम खुद को निष्पक्ष समझना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप सच इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं या इसलिए क्योंकि आप सही साबित होना चाहते हैं? ईमानदारी से बताइए, जब आखिरी बार आपने बहस में हार मानी थी, बिना बचाव के? अगर आपको हर बार सही होना है तो आपकी खोज सच की नहीं, नियंत्रण की है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने विचारों को पवित्र मान लिया तो आप बदलना बंद कर देंगे, और जो बदलता नहीं वह धीरे धीरे जड़ हो जाता है। नीचर लेजिस्लेटर्स ऑफ वैल्यूज की बात करता है, मूल्य निर्माता। वह कहता है कि भविष्य उन्हीं का होगा जो नए मूल्य गढ़ सकें। लेकिन नए मूल्य गढ़ना मतलब पुरानों से टकराना, और टकराव में आराम नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, नीचर आपको तोड़कर खाली नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि आप देखें कि आप किस आधार पर खड़े हैं। अगर आधार बोरोड है तो वह टिकेगा नहीं। ये बात आपको थोड़ा असहज करेगी। जब आपने कोई बड़ा निर्णय लिया, करियर, रिश्ता, लक्ष्य, क्या वह आपके भीतर से आया था या आपने वह चुना जो सही लगता था? अगर आपने सिर्फ सुरक्षित विकल्प चुना तो आपने अपनी ऊंचाई टाल दी। नीचर कहता है कि ऊंचा मनुष्य अपने भीतर विरोध सह सकता है। वह अस्थिरता से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है स्थिरता अक्सर भ्रम होती है। विकास का मतलब है निरंतर पुनर्निर्माण। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे स्थिर पहचान चाहते हैं, मैं ऐसा हूं। लेकिन नीचर कहता है जो खुद को अंतिम मान लेता है वह मरना शुरू कर देता है। जीवन प्रवाह है, और अगर आपने बहाव रोका तो जड़ता आ जाएगी। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार अपनी असफलता को बिना बहाने स्वीकार करते हैं। जब आप कहते हैं, हां, यह मेरी गलती थी। यह वाक्य छोटा है लेकिन शक्ति से भरा है, क्योंकि वहीं से सुधार शुरू होता है। लेकिन अगर आपने हर बार बहाना चुना तो आपका विकास वहीं खत्म हो गया। नीचर का दर्शन आपको आराम नहीं देता, वह आपको जिम्मेदार बनाता है। और जिम्मेदारी भारी होती है क्योंकि अब कोई और दोषी नहीं रहेगा। अब सवाल है, क्या आप उस स्तर की स्वतंत्रता चाहते हैं जहां हर परिणाम आपका हो, या आप आधी स्वतंत्रता में खुश हैं जहां बहाने बचे रहते हैं? क्योंकि आगे नीचर उस विचार की ओर बढ़ता है जहां मनुष्य सिर्फ मूल्य निर्माता नहीं रहता, वह अपने ही अस्तित्व को एक कला की तरह गढ़ता है। और अगर आपने अभी तक खुद पर अनुशासन नहीं बनाया तो वह स्तर आपको तोड़ सकता है। अब तक आपने सुना कि कैसे नीचर आपको जिम्मेदारी लेने तक लाता है, लेकिन अब वह एक और गहरी और कहीं ज्यादा खतरनाक बात करता है। क्या आप अपनी जिंदगी को एक कला की तरह जी सकते हैं, न कि एक कर्तव्य की तरह? और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य में नियम मिलते हैं, कला में जोखिम। नीचर इशारा करता है कि ऊंचा मनुष्य अपने जीवन को वर्क ऑफ आर्ट की तरह देखता है। वह सिर्फ जीता नहीं, गढ़ता है। वन मस्ट गिव स्टाइल टू वंस कैरेक्टर। सरल शब्दों में अपने चरित्र को एक शैली दो। अब यह सुनकर आप सोच सकते हैं कि यह तो दिखावे की बात है, लेकिन नहीं, वह बाहरी सजावट की बात नहीं कर रहा। वह कह रहा है, अपने गुणों और कमियों को पहचानो और उन्हें दिशा दो। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका जीवन किसी और की पटकथा जैसा नहीं लगता? स्कूल, नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सब जैसे तय रास्ते। आपने कब बैठकर खुद से पूछा कि मैं अपनी कहानी कैसे लिखना चाहता हूं? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर कहता है कि औसत इंसान जीवन को निभाता है, ऊंचा इंसान जीवन को रचता। फर्क सूक्ष्म है लेकिन गहरा। निभाने में आप सुरक्षित रहते हैं, रचने में आप जोखिम लेते हैं। अगर आपने हर बार सुरक्षित रास्ता चुना तो आपकी कहानी साफ सुथरी होगी पर अनोखी नहीं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या है। सुबह उठना, वही काम, वही बातचीत, वही शिकायतें, और आप खुद से कहते हैं यही जीवन है। लेकिन क्या सच में? या आपने रचना की जगह आदत को चुन लिया? नीचर यहां एक और असहज सच्चाई रखता है। वह कहता है कि बहुत लोग अपने दुख को भी कला बना लेते हैं। वे पीड़ा को पहचान बना लेते हैं क्योंकि पीड़ा उन्हें खास महसूस कराती है। लेकिन अगर आपने अपने दर्द को छोड़ा नहीं तो वह आपकी शैली बन जाएगा। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने भी शायद कभी कहा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर आप बार
बार खुद को पीड़ित कहानी में रखते हैं तो आप अपने जीवन के लेखक नहीं, पात्र बन जाते हैं। नीचर ग्रेट हेल्थ की बात करता है। यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, यह मानसिक और अस्तित्विक शक्ति है। वह कहता है कि ऊंचा मनुष्य दर्द को भी उपयोग करता है। वह उसे बहाना नहीं बनाता, सामग्री बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे दर्द से क्या बन सकता है? बहुत कुछ। अगर आपने असफलता को सीखा तो वह आपकी गहराई बढ़ाती है। अगर आपने उसे बहाना बनाया तो वह आपको स्थिर कर देती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे दर्द से भागते हैं या उसे पहचान बना लेते हैं। दोनों ही स्थिति में विकास रुक जाता है। नीचर कहता है कि अपने जीवन को कला की तरह जीने का मतलब है अपने विरोधाभासों को स्वीकार करना। आप एक साथ कठोर और संवेदनशील हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी और शांत हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को सीमित लेबल में बांधना छोड़ना होगा। ईमानदारी से बताइए, आपने खुद को कितने लेबल दिए हैं? मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता। अगर आपने खुद को पहले ही तय कर लिया तो आपकी कला वहीं खत्म हो गई। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपनी शैली खुद नहीं चुनी तो समाज आपके लिए चुन लेगा और फिर आप वही बनेंगे जो स्वीकार्य है, न कि जो सच्चा है। नीचर यह भी कहता है कि ऊंचा मनुष्य अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है बिना पछतावे के। वह अतीत में फंसा नहीं रहता। अगर गलती हुई तो वह उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने कोई गलती की तो क्या आपने उसे स्वीकार कर आगे बढ़ा या सालों तक पछतावे में रहे? अगर आप पछतावे में फंसे हैं तो आप अतीत को वर्तमान से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। नीचर चाहता है कि आप वर्तमान को अपनी प्रयोगशाला बनाओ। हर दिन एक प्रयोग, हर निर्णय एक रेखा जिससे आपकी शैली बनती है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप सच में अपनी जिंदगी को कला की तरह जीने लगेंगे तो आपको भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा, और अलग दिखना असुरक्षित होता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार कोई निर्णय सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि वह आपके भीतर से सही लगता है, भले वह लोकप्रिय न हो। वह क्षण छोटा होता है लेकिन गहरा। लेकिन अगर आपने हर बार लोकप्रिय विकल्प चुना तो आपकी शैली भीड़ की कॉपी बन जाएगी। नीचर का संदेश साफ है, जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह लो, एक सतत निर्माण। अगर आप रुक गए तो आप जड़ हो जाएंगे। अब सवाल है, क्या आप अपने जीवन के कलाकार बनना चाहते हैं या सुरक्षित दर्शक बने रहना चाहते हैं? क्योंकि आगे वह जिस विचार की तरफ बढ़ रहा है वह और भी अस्थिर करने वाला है। वहां बात सिर्फ शैली की नहीं होगी, वहां बात उस अंतिम स्वीकृति की होगी जहां आप जीवन के हर पहलू को हां कह सकें, यहां तक कि अपने दर्द को भी। और सच बताऊं, वह स्तर आसान नहीं है। अब बात वहां पहुंचती है जहां नीचर आपको सिर्फ बदलने के लिए नहीं कहता, वह आपको चुनौती देता है कि क्या आप जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं, सिर्फ उसकी खुशियों को नहीं, उसके दर्द, उसकी विफलताओं, उसकी अनिश्चितताओं को भी। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि जीवन को हां कहना आसान है जब सब ठीक चल रहा हो, मुश्किल तब है जब सब टूट रहा हो। नीचर जिस विचार की ओर इशारा करता है वह है जीवन की संपूर्ण स्वीकृति। वह कहीं न कहीं उस भाव की तरफ ले जाता है जिसे बाद में एमर फैटी कहा गया, अपने भाग्य से प्रेम। वह लिखता है, माई फॉर्म्यूलर फॉर ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज एमर फैटी। सरल शब्दों में महानता का सूत्र है अपने भाग्य से प्रेम करना। अब यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सिर्फ सहन नहीं करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। ईमानदारी से बताइए, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्यों मेरे साथ? अगर हां, तो आप अभी भी जीवन से लड़ रहे हैं। नीचर कहता है, लड़ाई बंद करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि जो हुआ है वही आपकी सामग्री है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, अगर आप अपने अतीत के खिलाफ खड़े रहेंगे तो आप कभी शांति नहीं पाएंगे। आप हर घटना को बोझ बना लेंगे, और बोझ लेकर ऊंचा नहीं चढ़ा जाता। नीचर एक और विचार देता है, इटर्नल रिकरेंस की झलक। कल्पना कीजिए कि आपको यही जीवन बार बार जीना पड़े, बिल्कुल उसी तरह। हर दर्द, हर गलती, हर खुशी दोहराई जाए। अब खुद से पूछिए, क्या आप इसे दोबारा जीना चाहेंगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधा दिल पर वार करता है। अगर आप अपने जीवन को दोबारा नहीं जीना चाहेंगे तो शायद आप अभी उसे पूरी तरह जी नहीं रहे। अब यह कहानी नहीं है, यह आपका वर्तमान है। क्या आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिन पर आप भविष्य में गर्व करेंगे, या आप बस दिन काट रहे हैं? अगर हर दिन सिर्फ इंतजार में बीत रहा है, जब यह होगा तब खुश रहूंगा, तो आप जीवन को टाल रहे हैं। नीचर कहता है कि ऊंचा मनुष्य अपने दर्द को भी हां कहता है। वह जानता है कि दर्द भी विकास का हिस्सा है। अगर आप दर्द से भागेंगे तो आप गहराई से भी भागेंगे। ईमानदारी से बताइए,
क्या आपने कभी किसी कठिन अनुभव को पूरी तरह स्वीकार किया, या आप आज भी उसे दोष देते हैं? अगर आपने उसे गले नहीं लगाया तो वह अब भी आपको नियंत्रित कर रहा है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने अतीत को दुश्मन बना लिया तो आप कभी वर्तमान में मुक्त नहीं होंगे। आपका हर निर्णय प्रतिक्रिया होगा, रचना नहीं। नीचर का संदेश यहां बहुत स्पष्ट है, जीवन को चुनो, पूरा, आधा नहीं। अगर आप सिर्फ सुख चुनेंगे और दुख से भागेंगे तो आप सतही रहेंगे। ये बात आपको असहज करेगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जीवन आसान हो, लेकिन नीचर कहता है आसान जीवन महान नहीं बनाता। कठिनाइयां ही आपके चरित्र को आकार देती हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने आखिरी बार किसी कठिनाई को अवसर की तरह देखा था, या आपने तुरंत शिकायत की? अगर आपने शिकायत चुनी तो आपने विकास टाल दिया। नीचर का हां कहना अंधा आशावाद नहीं है, यह कठोर स्वीकृति है। यह कहना हां यह भी मेरा है, यह साहस मांगता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई बहाना नहीं बचेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे कहते हैं परिस्थितियां सही नहीं थीं, लेकिन नीचर पूछता है, क्या आपने उन परिस्थितियों को अपनी शक्ति में बदला या उन्हें बहाना बनाया? एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार अपने अतीत को दोष देना बंद करते हैं। जब आप कहते हैं जो हुआ वह मेरी कहानी का हिस्सा है और मैं उसे उपयोग करूंगा। यह वाक्य छोटा है लेकिन क्रांतिकारी है। लेकिन अगर आपने अपने दर्द को सिर्फ शिकायत में बदला तो वह आपकी पहचान बन जाएगा। नीचर आपको मजबूर करता है कि आप जीवन के सामने खड़े हों, बिना शिकायत, बिना डर, और पूछें, क्या मैं इसे फिर से जी सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप जीवित हैं। अगर जवाब नहीं है तो आपको अभी काम करना है। अब सवाल है, क्या आप अपने जीवन को इस तरह जी रहे हैं कि उसे दोबारा जी सकें, या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं किसी बेहतर समय का? क्योंकि आगे जो विचार आने वाला है वह अंतिम चुनौती है। वहां आपसे सिर्फ स्वीकृति नहीं मांगी जाएगी, वहां आपसे मांगा जाएगा कि आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह पुनर्गठित करें। और सच बताऊं, वह कदम आधे मन से नहीं उठाया जा सकता। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां नीचर सिर्फ स्वीकृति की बात नहीं करता, वह पुनर्जन्म की बात करता है। लेकिन यह धार्मिक पुनर्जन्म नहीं है, यह आपके उसी जीवन के भीतर एक नया जन्म है। और सच बताऊं, यह सबसे कठिन चरण है, क्योंकि यहां आपको सिर्फ जीवन को हां नहीं कहना, आपको खुद को बदलना है, सच में बदलना। नीचर बार बार एक बात दोहराता है, मनुष्य एक पुल है, कोई अंतिम ठिकाना नहीं। आपने अब तक सुना, समझा, स्वीकार किया, लेकिन अब सवाल है, क्या आप अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक आप पुराने में से चिपके रहेंगे, नया मैं जन्म नहीं लेगा। वह एक जगह लिखता है, वन मस्ट शेड द बैड टेस्ट ऑफ वांटिंग टू अग्री विथ मैनी। सरल शब्दों में सबको खुश करने की आदत छोड़ो। यह लाइन साधारण लगती है लेकिन खतरनाक है, क्योंकि अगर आपकी पहचान ही इस पर बनी है कि लोग आपको अच्छा समझें, तो आप कभी सच्चे नहीं बन पाएंगे। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अपने विचार बदले सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला नाराज न हो, और बाद में भीतर खीज महसूस की? वही खीज इस बात का सबूत है कि आपने खुद को धोखा दिया। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर यहां एक और परत खोलता है। वह कहता है, ऊंचा मनुष्य खुद को बार बार गढ़ता है, वह अपने अतीत से बंधा नहीं रहता। अगर उसे लगे कि पुराना स्वरूप छोटा है तो वह उसे तोड़ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने पुराने निर्णयों को बचाने लगते हैं। मैंने जो चुना वही सही है। क्यों? क्योंकि स्वीकार करना कि हम बदल गए हैं हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की जिद है। जब आपको एहसास हुआ कि आप गलत थे, क्या आपने सहजता से कहा, हां मैं बदल गया हूं, या आपने बहाना ढूंढा? अगर आपने बहाना चुना तो आपने विकास रोका। नीचर इनर हायरार्की की बात करता है, अपने भीतर एक क्रम बनाओ। आपकी इच्छाएं, आपके लक्ष्य, आपकी प्राथमिकताएं सब एक सीढ़ी पर हों। अगर आपके भीतर अराजकता है तो आप ऊंचाई पर नहीं टिकेंगे। यह सिर्फ बाहरी अनुशासन की बात नहीं है, यह भीतर की व्यवस्था है। यह सुनना आसान है, करना कठिन, क्योंकि भीतर झांकना पड़ता है। और भीतर सिर्फ ताकत नहीं, कमजोरी भी है। अगर आपने अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं किया तो वह आपके ही खिलाफ काम करेगी। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने भीतर व्यवस्था नहीं बनाई तो बाहरी दुनिया आपको खींच लेगी। हर राय, हर ट्रेंड, हर आलोचना आपको हिलाएगी, और तब आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। नीचर यह भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद को बदलने से डरता है वह धीरे धीरे कठोर हो जाता है। बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन भीतर से जड़, और जड़ता विकास की मौत है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अभी भी वही सोच रहे हैं जो सालों पहले सोचते थे? अगर हां, तो क्या वह परिपक्वता है या डर? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बदलाव को खतरा समझते हैं, लेकिन नीचर कहता है बदलाव ही जीवन है।
अगर आप बदलना बंद कर देंगे तो आप बस दोहराएंगे। वह एक और तीखा संकेत देता है, महान व्यक्ति अपने ही अतीत से शर्मिंदा होने की हिम्मत रखता है, क्योंकि शर्म इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़े हैं। अगर आपको कभी अपनी पुरानी सोच पर शर्म नहीं आई तो शायद आप बदले ही नहीं। यह बात आपको थोड़ा चुभेगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने अपनी पुरानी गलती याद की तो क्या आपने खुद को माफ किया और सीखा, या अभी भी उसी कहानी में फंसे हैं? नीचर का अंतिम लक्ष्य आपको किसी नैतिक नियम में बांधना नहीं है। वह चाहता है कि आप अपनी संभावनाओं की ऊंचाई तक जाए, लेकिन वह साफ कहता है यह सबके लिए नहीं है, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें अकेलापन है, आलोचना है, अस्थिरता है। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार बिना डर के कहते हैं, मैं बदल रहा हूं, भले लोग कहें कि आप अलग हो गए हैं। यह वाक्य छोटा है लेकिन क्रांतिकारी है। लेकिन अगर आपने हर बार अपनी पुरानी पहचान बचाई तो आपका नया स्वरूप कभी जन्म नहीं लेगा। नीचर आपको यहां तक लाकर खड़ा करता है और पूछता है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब बात सिर्फ सोच की नहीं है, अब बात अस्तित्व की है। अब आपको अपने भीतर एक नया क्रम बनाना होगा, अपनी इच्छाओं को दिशा देनी होगी, अपने जीवन को सच में एक निर्माण बनाना होगा। और अगर आपने यहां भी सुरक्षित रास्ता चुना तो शायद आप समझ पाएंगे कि सबसे बड़ी बाधा दुनिया नहीं थी, सबसे बड़ी बाधा आप खुद थे, और अभी भी हैं। अब हम उस किनारे पर खड़े हैं जहां से वापस लौटना आसान है और आगे बढ़ना खतरनाक। नीचर यहां आपको एक अंतिम दर्पण देता है। वह अब विचारों की बहस नहीं कर रहा, वह पूछ रहा है, तुम अपनी ऊंचाई के साथ क्या करोगे? क्योंकि अगर आपने अब तक जो समझा है उसे जिया नहीं तो यह सब सिर्फ बौद्धिक खेल रह जाएगा। वह लिखता है, What is great in man is that he is a bridge and not an end। सीधे शब्दों में मनुष्य एक पुल है, मंजिल नहीं। यह लाइन सुनने में प्रेरणादायक लग सकती है, लेकिन रुकिए, इसका मतलब है आप अभी अधूरे हैं, और अगर आपने खुद को पूर्ण मान लिया तो आपने पुल को ही घर बना लिया। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने वर्तमान रूप से संतुष्ट हैं, या भीतर कहीं जानते हैं कि आप और हो सकते हैं? अगर भीतर वह बेचैनी है तो वही आपका सच है, लेकिन अगर आपने उस बेचैनी को दबा दिया तो आप सुरक्षित रहेंगे पर अधूरे। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर अब ओवरकमिंग को सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं मानता, वह इसे निरंतर प्रक्रिया कहता है। हर बार जब आप खुद को पार करते हैं तो नया स्तर खुलता है। लेकिन समस्या यह है, लोग एक छोटी जीत के बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब काफी है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी उपलब्धियों का पैटर्न है। आपने कुछ हासिल किया, थोड़ा गर्व हुआ, फिर आराम आ गया, और आराम धीरे धीरे आपकी धार कुंद कर देता है। नीचर कहता है, अगर आप रुक गए तो गिरना शुरू हो जाएगा। विकास रुकता नहीं, या तो ऊपर जाता है या नीचे। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी अपने ही लक्ष्य को हासिल करके खुद को कमजोर पड़ते देखा है? क्योंकि लक्ष्य के बाद दिशा खत्म हो गई। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। नीचर डेंजरस परहैप्स की भाषा का इस्तेमाल करता है। वह बार बार संकेत देता है कि ऊंचाई खतरनाक है, क्योंकि वहां सुरक्षा कम है, वहां आलोचना ज्यादा है, और वहां आप अकेले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या अकेलापन जरूरी है? पूरी तरह नहीं। लेकिन अगर आप हर समय समझे जाने की उम्मीद रखेंगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं बनेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का पहला संकेत है आप गलत समझे जाने को सह सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप आलोचना से हिल जाते हैं? क्या एक नकारात्मक शब्द आपके पूरे आत्मविश्वास को गिरा देता है? अगर हां, तो आपकी जड़ें अभी गहरी नहीं हैं। नीचर यहां एक और तीखी बात कहता है। ऊंचा मनुष्य खुद को भी संदेह के घेरे में रखता है। वह अपनी शक्ति से भी सावधान रहता है, क्योंकि शक्ति नशा भी बन सकती है। अगर आपने अपनी शक्ति को परखा नहीं तो वह आपको अंधा बना देगी। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने खुद को दूसरों से ऊपर मान लिया लेकिन भीतर विनम्रता नहीं रखी तो आप गिरेंगे, और गिरावट जितनी ऊंचाई से होगी उतनी ही दर्दनाक होगी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, क्या आपने तुरंत खुद को दूसरों से ज्यादा जागरूक समझ लिया? अगर हां, तो सावधान रहिए, क्योंकि नीचर का दर्शन अहंकार नहीं, गहराई चाहता है। वह कहता है, ऊंचाई का मतलब है जटिलता को सहना, विरोधाभासों को साथ रखना। यह आसान नहीं है, क्योंकि हम सरल उत्तर चाहते हैं, साफ साफ, अच्छा और बुरा। लेकिन नीचर आपको उस क्षेत्र में ले आता है जहां चीजें धुंधली हैं, और धुंध में चलना साहस मांगता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे स्पष्टता के नाम पर जटिलता से भागते हैं, लेकिन जटिलता ही जीवन है। एक छोटी जीत तब होती है जब आप पहली बार किसी कठिन प्रश्न को बिना जल्दबाजी में जवाब दिए सह लेते हैं। जब आप कहते हैं, मुझे अभी नहीं पता। यह कमजोरी नहीं है, यह बौद्धिक ईमानदारी है। लेकिन अगर आपने हर बार जल्दी जवाब चुना
तो आपकी सोच सतही रह जाएगी। नीचर अब लगभग घुसफुसाते हुए कहता है, अपनी ऊंचाई को सहो, अपने विकास को सहो, क्योंकि हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा और आपको यह स्वीकार करना होगा। अब सवाल है, क्या आप सच में उस पुल पर चलना चाहते हैं या आप किनारे पर खड़े रहकर सिर्फ बात करना चाहते हैं? क्योंकि आगे आखिरी चरण है। वहां नीचर किसी नए सिद्धांत की बात नहीं करेगा। वहां वह आपसे पूछेगा, क्या आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेकर उसे ऐसा बना सकते हैं कि उसे बार बार जी सकें? और सच बताऊं, अगर आपने अब तक आधे मन से सुना है तो आखिरी कदम आपके लिए सबसे कठिन होने वाला है। अब हम उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां नीचर आपको कोई नया सिद्धांत नहीं देता, वह आपको आपके ही सामने खड़ा कर देता है। अब सवाल किताब का नहीं है, सवाल आपका है। आपने इतने समय तक सुना, समझा, हिले, असहज हुए, लेकिन अब फैसला करना है। क्या यह सब आपकी जिंदगी में कुछ बदलेगा या यह भी एक और बौद्धिक अनुभव बनकर रह जाएगा? नीचर कहीं भी साफ साफ ऐसा करो नहीं कहता। वह आदेश नहीं देता, वह आपको मजबूर करता है कि आप खुद को आदेश दें। और यही इस किताब का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आपने सच में इसे समझ लिया तो अब बहाने नहीं चलेंगे। वह लिखता है, बिकम हु यू आर, सरल शब्दों में वही बनो जो तुम हो। अब यह वाक्य सुनने में हल्का लगता है, लेकिन रुकिए, इसका मतलब है अपने भीतर की पूरी संभावना को पहचानो और उसे जियो। आधा नहीं, सुरक्षित नहीं, पूरा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में जानते हैं कि आप कौन हैं, या आपने खुद को परिस्थितियों, लेबलों, रिश्तों और डर से परिभाषित कर लिया है? अगर आप अभी भी दूसरों की स्वीकृति से अपनी पहचान तय करते हैं तो आप अभी बने ही नहीं हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। नीचर का अंतिम वार यह है, आप जिम्मेदार हैं, सिर्फ अपने कर्मों के लिए नहीं, अपने विकास के लिए भी। अगर आप औसत रह जाते हैं तो वह आपकी पसंद है, अगर आप ऊंचा उठते हैं तो वह भी आपकी पसंद है। दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक सहमति के बिना नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कहीं न कहीं कोई बाहरी कारण हो, कि परिस्थितियां सही नहीं थीं, कि समय खराब था। लेकिन नीचर पूछता है, क्या आपने अपनी परिस्थितियों को अपनी शक्ति में बदला? अगर नहीं, तो आपने कोशिश नहीं की। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की चुप्पी है। जब आप जानते हैं कि आपको बदलना चाहिए लेकिन आप टालते हैं, जब आप जानते हैं कि आप और कर सकते हैं लेकिन आप आराम चुनते हैं, वही पल आपका सच है। नीचर का दर्शन आराम देने के लिए नहीं है, वह बेचैनी जगाने के लिए है, क्योंकि बेचैनी ही संकेत है कि आप जीवित हैं। अगर आप पूरी तरह संतुष्ट हैं तो या तो आपने बहुत ऊंचाई पा ली है या आपने कोशिश छोड़ दी है। वह इटर्नल रिकरेंस की भावना को फिर आपके सामने रखता है। क्या आप अपनी जिंदगी को इस तरह जी रहे हैं कि अगर आपको उसे अनगिनत बार जीना पड़े तो आप हां कह सकें? यह सवाल हल्का नहीं है, यह आपके हर छोटे निर्णय पर लागू होता है। ईमानदारी से बताइए, अगर आज का दिन दोहराया जाए तो क्या आप उसे दोबारा जीना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि कुछ अलग होता? अगर हर दिन बस गुजर रहा है तो शायद आप अभी जागे नहीं हैं। यहां एक अंतिम मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आपने अपने जीवन को संयोगों पर छोड़ दिया तो वह औसत बन जाएगा, और औसत जीवन में शिकायत तो होती है, गहराई नहीं। नीचर आपको मजबूर करता है कि आप खुद को रचें। वह कहता है, अपने जीवन को एक निर्माण मानो। हर निर्णय एक ईंट है, हर आदत एक दिशा है। अगर आपने बिना सोचे जिया तो आपका निर्माण भी बिना सोच का होगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन लागू नहीं करते, क्योंकि लागू करना कठिन है। उसमें जोखिम है, उसमें अकेलापन है, उसमें असफलता की संभावना है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपके भीतर शायद एक आवाज है जो कहती है मैं और हो सकता हूं, लेकिन दूसरी आवाज कहती है इतना काफी है। यह दोनों आवाजों की लड़ाई ही आपकी असली लड़ाई है। नीचर किसी बाहरी दुश्मन की बात नहीं करता। आपका सबसे बड़ा विरोधी आपकी सुविधा है। एक छोटी जीत तब होती है जब आप आज एक छोटा सा निर्णय अलग लेते हैं, जब आप खुद को आदेश देते हैं मैं यह करूंगा, और फिर करते हैं। वही आत्म विजय है, वही आत्म निर्माण है। लेकिन अगर आपने फिर टाल दिया तो समझिए आपने खुद को चुना नहीं। नीचर की यह किताब आपको कोई अंतिम उत्तर नहीं देती, वह आपको उत्तर देने के योग्य बनाना चाहती है। वह चाहती है कि आप भीड़ से बाहर खड़े होकर कह सकें, ये मेरा मूल्य है, और फिर उसके परिणाम सह सकें। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में अपने जीवन को इस तरह जी सकते हैं कि हर पल को दोहराने के लिए हां कह सकें? क्या आप अपने दर्द को भी अपनाएंगे, अपनी असफलताओं को भी, अपनी महत्वाकांक्षा को भी, या आप आधे रास्ते पर रुक जाएंगे? सच बताऊं, नीचर का असली संदेश किताब में नहीं है, वह उस क्षण में है जब आप इसे बंद करके अपने जीवन की ओर देखते हैं और तय करते हैं कि आप अब वही रहेंगे या सच में बनेंगे।
और अगर आपने अभी भी फैसला नहीं किया, तो शायद आप समझ रहे हैं कि सबसे कठिन कदम अभी भी बाकी है।